शास्त्र वाला क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद मुगल प्रशासन वाला देखेंगे, ठीक है ना। हेलो, ऐसा कि आज तय हुआ था कि हम लोग मुगल प्रशासन टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो आज हम लोग मुगल प्रशासन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले होटल का जो टॉपिक मैंने कराया था, मैं चाहूंगा उसको भी अगर आप कोई क्वेश्चंस वगैरह देखे हो तो उसको डिस्कस कर सकते हो। इनफैक्ट प्रिपरेशन का 3 स्टेज होता है। और फर्स्ट स्टेज क्या हुआ? फर्स्ट स्टेज हुआ आप उसको पढ़ो, समझ रहे ना। स्टडी हो गया, क्लास हो गया, और ये फर्स्ट स्टेज हो गया, मैंने क्लास कर लिया या किताब से पढ़ लिया। दूसरा उसका क्वेश्चन एनालिसिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया, उसका आंसर क्या है। और तीसरा फिर उसका राइटिंग करना, समझ रहे हैं। 3 स्टेज पर प्रिपरेशन चलता है। तो आप समझ लो कि प्रिपरेशन में अगर हम लोग परसेंटेज बांट दें तो 30% पढ़ाई करने का हुआ, 30% स्टडी करने का हुआ, और 40% राइटिंग करने का होगा सफलता में। क्योंकि अगर मान लिया आपने क्लास कर लिया, टॉपिक स्टडी टॉपिक कर लिया, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न नहीं समझे तो फिर प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर आप अंधेरे में तीर मारोगे। मान लिया आपने क्वेश्चन एनालिसिस कर भी लिया लेकिन राइटिंग एक्सरसाइज नहीं डेवलप किया, तो आपके पास नॉलेज बहुत है लेकिन आप उसको लिख नहीं सकते हो। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ जो बहुत नॉलेज है उनको, मैं भी उनकी नॉलेज का लोहा मानता हूँ, लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाता है। रिजल्ट क्यों नहीं आ पाता? रिजल्ट ना आ पाने का वजह यही है कि कहीं राइटिंग में मिस कर जाते हैं, जो एग्जाम में खोजा जाता है उनसे राइटिंग वो नहीं दे पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत, ये एक दिन में डेवलप नहीं होता है, ये धीरे धीरे डेवलप होता है, समझ रहे हैं। तो और खासतौर पर यू शुड हैव क्वालिटेटिव आंसर, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों का अच्छा मिक्सचर चाहिए। बीपीएससी में तो क्वांटिटी थोड़ा सा मैटर करता था पहले, आजकल वहां भी क्वालिटी मैटर करता है, और यूपीएससी में तो क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी उतना मैटर नहीं करता। आप कितना क्वालिटेटिव आंसर लिखते हो, कितना टू द पॉइंट आंसर लिखते हो, कितना आप कह सकते हो कि टू फोकस्ड हो अपने अप्रोच में, और अपने क्वेश्चंस के ओरिएंटेशन कितना आपका स्ट्रांग है वगैरह वगैरह। तो इस आधार पर आपको मार्क्स मिलते हैं। मैं बार बार बतलाता हूँ कि सिविल सर्विस एग्जाम जो है एकेडमिक एग्जाम नहीं है, ये क्वालिफाई करने वाला एग्जाम नहीं है, ये कम्पीट करने वाला एग्जाम है। तो इसमें आपको अपना लेवल कॉम्पिटेंस बढ़ाना पड़ेगा। सो दिस इज बेसिक माइंड। और कहीं पर भी क्लास करो, चाहे मेरे से क्लास करो, चाहे बाजार में रवि में क्लास करो, चाहे कहीं भी क्लास करो, मैं हमेशा पाया हूँ कि देर इज डिफरेंस बिटवीन whatsoever you have given in class and whatsoever being asked in question, दोनों में डिफरेंस रह जाता है, समझ रहे हैं। तो हो सकता है कुछ थोड़ा अच्छा क्लास हो तो थोड़ा कवर करते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो वो कवर आपको अपने करना पड़ेगा, ठीक है ना, अपने नॉलेज से, स्टडी से। क्योंकि जो क्लासेस चलते हैं जहाँ 400-500 विद्यार्थी एक साथ क्लासेस करते हैं, उनकी अपनी मर्यादा होती है, उन्हें स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में कोर्स कंप्लीट करना होता है। प्लस उनके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा रहने के कारण वो सबको इंटरटेन भी नहीं कर सकते, क्वेश्चन एनालिसिस वगैरह जनरली करना चाहते भी नहीं। समझ, तो उस परिस्थिति में स्टूडेंट का कोर्स तो कंप्लीट हो जाता है लेकिन उनका टॉपिक पर कमांड नहीं हो पाता है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। तो चलो इसी पर अभी हम लोग देख रहे थे, 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं, ताकि आपको ये पता लग जाए कि यूपीएससी क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है और आपको तैयारी किस तरह से करना चाहिए, बहुत जरूरी। समझ रहे हैं? जैसे आप देखिए 2021 का क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास जो अवेलेबल इंग्लिश मीडियम में ही, इसलिए मैं इंग्लिश मीडियम में ही आपके साथ शेयर करूंगा, और इंग्लिश में लिखना पड़ेगा मेरे को कौटिल्य, क्योंकि डिस्कस करने के लिए ना क्वेश्चंस का स्क्रीन पर होना बहुत जरूरी है। आगे से मैं क्वेश्चन कोशिश करूंगा कि वो पहले से आपके पास अवेलेबल रहे, ताकि इसमें जो समय लगे वो उसको हम लोग क्या कर सके, बचा सके। समझ रहे हैं ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। prosperity of state, prosperity of state, prosperity of the state, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा, एंड इट्स पीपल। आपको मैंने कल सजेस्ट किया था कि प्रसाद में है कौटिल्य का अर्थशास्त्र पर, आप उसको पढ़ लीजिए या कहीं से भी पढ़ लीजिए। है कि क्लास के अलावे एक किताब से सप्लीमेंट करना, या यूं कहो कि
किताब को क्लास से सप्लीमेंट करना ठीक रहेगा। ये क्लास तो अपने हिसाब से बहुत कंसर्टेड रूप में बताया जाता है, बहुत ब्रीफ रूप में बताया जाता है, और तो किताब में तो थोड़ा डिटेल भी रहता है। तो वैसे सर्कमस्टांस में ब्रॉडर पर्सपेक्टिव डेवलप करने के लिए आपको आवश्यक है डिस्कस द सिख कौटिल्यास। कौटिल्या का क्या क्या नाम है आप जानते हो ना? विष्णुगुप्त भी इसको कहते हैं, फिर इनको चाणक्य भी कहते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट इनका मतलब जो कंट्रीब्यूशन है गवर्नेंस में, जहां तक एंशियंट गवर्नेंस का भारत में सवाल है, बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया भी था, समझ रहे हैं? तभी मैं इस पर डिस्कस करूंगा, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं इस पर ज्यादा डिस्कस कर दूंगा तो फिर मेरे को जो आज टॉपिक करना है वो फिर छूट जाएगा। तो इसलिए एक टॉपिक मेरे को करना भी है, कंटेम्पररी इंडिया। ये क्वेश्चन है, ये कितने वर्ड का होगा? हमको लगता है 200 वर्ड में आपको लिखना है, 50 वर्ड का तो क्वेश्चन है। कौटिल्य इन विशेष प्रोटेक्शन, वेलफेयर एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ पीपुल एंड पीपुल as the most important concern of ruler. In the context of discuss the Kautilya's emphasis on governing, accountability, justice in contemporary India. तो आप इसी पर यहाँ वर्कआउट करिए। अक्सर हम लोग जब कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो उसको वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, या मुगल प्रशासन पढ़ते तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, क्योंकि इतिहास का मतलब यही होता है कि हम उससे कुछ सबक ले सके, उससे कुछ ले सके वगैरह वगैरह। तो कौटिल्य, कल ही मैंने आपको बताया था कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बहुत इस पर वर्कआउट किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समझ रहे हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है मतलब अर्थशास्त्र पर ही डिबेट की, अर्थशास्त्र वर्चुअली किताब है तो किस बात का। सब लोग अपना अपना क्लेम करते हैं, नाम अर्थशास्त्र है तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स वाला क्लेम करता है कि हमारा पुस्तक है, फिर पॉलिटिकल साइंस वाले लोग क्लेम करते हैं, फिर इकोनॉमिक्स वाले करते हैं, फिर सोशियोलॉजी वाले करते हैं। लेकिन कौटिल्य ने खुद अपने 15वां अधिकरण में अर्थशास्त्र का मतलब बताया है कि अर्थ का मतलब होता है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब जीविका उपार्जन का साधन। अर्थ का मतलब पृथ्वी भी होता है, जमीन भी होता है, भूमि भी होता है। तो भूमि को अर्जन करने और उसको मैनेज करने से सबसे, भूमि उस समय राजस्व का आय का सबसे प्रमुख जरिया था, जीविकोपार्जन का सबसे प्रमुख जरिया था। तो उसे प्राप्त करने और प्रबंध करने का जो विज्ञान होता है उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। क्लियर है? और आपने देखा होगा 15 अध्याय जो उसमें दिया गया है अधिकरण, उसमें सब बहुत स्पेसिफाई कर दिया गया है, राजा का क्या कर्तव्य है, राजकुमारी सैनिकों का क्या कर्तव्य है वगैरह वगैरह। हमारे जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन पर अलग है, मतलब आप पर्सनल सिस्टम, अकाउंटेबिलिटी पर देखते हैं, गवर्नेंस पर देखते हैं कि किस प्रकार मतलब राजा का सहायता के लिए पूरा अधिकारी का दल वगैरह। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल को हम लोग क्या कहते थे? इनलाइटेड डिस्पोटिज्म कहते थे, जो आज के तारीख में कुछ मायने में गुड गवर्नेंस से मिलता जुलता है। तो यहाँ गवर्नेंस वाले में वही कौटिल्य का शासन में जो इनलाइटेड डिस्पोटिज्म, और फिर आप बतलाओगे उसके अधिकारी तंत्र वगैरह के बारे में, अकाउंटेबिलिटी के बारे में बतलाओगे, किस तरह से कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी का अधिकारी तंत्र पर व्यवस्था की गई थी, समझ रहे हैं। और जस्टिस के बारे में मतलब किस प्रकार अपराध को 2 वर्गों में बांटा गया था, समझ रहे। और इनका आज क्या महत्व है, आज भी वर्चुअली अकाउंटेबिलिटी पर बहुत बल दिया जाता है, जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन पर। हम जो आज जो क्रिमिनल और सिविल मैटर देखते हैं, आईपीसी और सीआरपीसी देखते हैं, वो सब मौर्य प्रशासन में कौटिल्य ने ऑलरेडी धर्म स्तरीय कंटक शोधक में ऑलरेडी उल्लेख कर रखा था। जिसकी बात आज हम गुड गवर्नेंस की करते हैं, उस समय भी स्वतंत्र होने के बावजूद भी इनलाइटेड डिस्पोटिज्म और राजलोक कल्याण के तत्व की बात की गई। अधिकारियों पर एक तरफ बेहतर प्रबंधन के ऊपर फोकस किया गया, वहीं उन पर अकाउंटेबिलिटी कंट्रोल मैकेनिज्म भी बहुत बेहतर ढंग से किया गया। तो आप ऐसा किताब पढ़ोगे ना तो और आपको मतलब इसका मतलब यह है कौटिल्य और कंटेम्परेरी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो लोगों का मतलब टॉपिक, अगर हमें सपोज कि एग्जाम में लिखना है इस क्वेश्चन को, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो कौटिल्य है, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, समझ रहे। उसके बाद
क्या चीज, स्टेट एंड इट्स पीपुल हो गया, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। फिर उनका प्रोटेक्शन हो गया, समझ रहे, वेलफेयर हो गया, प्रोस्पेरिटी हो गया, फिर अटमोस्ट कंसर्न ऑफ रूलर हो गया। फिर आप यहाँ पर कर सकते हो Atalia's emphasis on governance, अकाउंटेबिलिटी और जस्टिस हो गया, कंटेम्प्रेरी इंडिया हो गया। तो एक तो पहला पॉइंट ये हो गया, नंबर 1 कौटिल्य हो गया। दूसरा हो गया आपका स्टेट एंड इट्स पीपुल के लिए हो गया। फिर तीसरा हो गया मतलब ये कह लो वेलफेयर प्रोटेक्शन वगैरह हो गया। चौथा राजा का कंसर्न हो गया। पांचवा हो गया मतलब अकाउंटेबिलिटी वाला हो गया। छठा ये हो गया पांचवा, अच्छा पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया। कंटेम्परेरी से उसको जोड़ के हम लोग देखते हैं। जनरली जैसे हम लोग को याद आता है कि पीपीबीएस नहीं कहते, उसको बोलते हैं ट्रिपल पी एफ से परिप्रेक्ष्य में इसको आप आंसर ले सकते हो। तो ट्रिपल पी एफ का मतलब क्या हुआ, किसी भी क्वेश्चन का शुरुआत हम लोग ना पास्ट से नहीं करना है, प्रेजेंट से करना है कि वर्तमान में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का क्या इंपॉर्टेंस है। फिर उसके बाद हम उसके बैकग्राउंड में जाएंगे यानी पास्ट में जाएंगे, फिर हम लोग प्रेजेंट में आ जाएंगे और लास्ट में कंक्लूड करते समय उसका फ्यूचर में करके कंक्लूड कर देंगे। तो इस तरह से आंसर लिखने पर ना थोड़ा ज्यादा पोस्ट पे आंसर होता है, ज्यादा कह सकते हो ऑप्टिमिस्टिक आंसर होता है, ज्यादा बेहतर आंसर बनाया था। तो इस तरह से आंसर लिया था। शुरुआत कौटिल्य का वर्तमान में क्या महत्व सो, फिर चल जाएंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्चुअली। यहाँ पर वो जरूर लीजिए राज्ञान सुखे वाला नहीं, प्रजान सुखे राज्ञान सुखे, जो मैंने आपको बताया था कि राजा का सुख किसमें निहित होता है, प्रजा के सुख में निहित होता है। तो ये पॉइंट को जरूर कर दीजिएगा। फिर बताया गया कौटिल्य के अर्थशास्त्र राजा को कितना तवज्जो दिया गया है, फिर राजा का नैतिक बल पर कितना बल दिया गया है, राजा को ईश्वर के अंश के रूप में देखा गया है और उनके लिए अधिक उन पर अधिकार का दिया गया है, प्लस उन पर जवाबदेही, साथ ही अधिकारी तंत्र वगैरह बतला दीजिएगा। फिर आप बताइएगा कार्मिक प्रशासन के बारे में बताए, न्याय प्रशासन के बारे में बताए, और अंदर बताया कि वर्तमान में इन सब का बहुत तवज्जो है। आज भी सुशासन जो उस समय था आज भी इस पर वर्कआउट किया जाता है। आज भी इस बात को हम कहते थे कि राजा का सुख वर्चुअली कहाँ होता है, प्रजा का सुख में निहित होता है। शायद इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माता ने संप्रभुता किसको दे रखा है, जनता को दे रखा है। तो जनता का हित ही सर्वोपरि भारत में आज भी है और पहले भी था, है कि नहीं। तो दिस इज द बेसिक पॉइंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक क्वेश्चन में अभी 2014 का है, उस पर जरा डिस्कस करना चाहूंगा, समझ में आ गया ना। और अभी आप जब इसे पढ़ोगे लिखोगे तो और भी इसमें क्लियर होगा। मतलब मैं तो मानता हूं कि ये जो मैंने बताया इससे आपको कितना लाभ होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक फायदा तो ऐसा हो कि आपको कम से कम ओरिएंटेशन पता लग जाएगा कि आप पढ़ाई करो तो कैसे समझ। एक क्वेश्चन लास्ट देख रहे हैं आज इस टॉपिक का, वैसे तो क्वेश्चन बहुत है और आप जब चाहो मेरे से डिस्कस कर सकते हो। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, मेरे को क्वेश्चन डिस्कस करने में वैसे भी बड़ा अच्छा लगता है, ताकि उसमें ना अपना सोचने का मौका मिलता है कि वर्चुअली क्या क्वेश्चन पूछा होगा, क्या पर्सपेक्टिव होगा, उसको कैसे लिखा जाए वगैरह वगैरह। सेट टू बी कैरेक्टराइज्ड बाय 3 फीचर्स, कैरेक्टराइज्ड बाय 3 फीचर्स हो गया, 3 फीचर्स हो गया। पहला नेम बोल दिया, पहला बोला वेवेरियन स्ट्रक्चर। दूसरा बोल दिया कौटिल्यन प्रैक्टिस, कौटिल्य का प्रैक्टिस। और तीसरा बोलता है एंड गांधीयन पेट्रियोटिक, गांधी जी का भी बहुत यहाँ पर ये था पेट्रियोटिक, SRHEOERHETOT, एग्जामिन द स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, समझ रहे। तो ये 2014 क्वेश्चन है। इसमें भारतीय प्रशासन जिसको आप वर्तमान में देख रहे हो, इसमें आप देखते हो पर्टिकुलरली जो प्रशासन का ढांचा क्या है वो आपका वेवेरियन है। वेवेरियन कहने का मतलब हुआ कि वह जो है पश्चिमी हो गया, अंग्रेज के द्वारा डेवलप किया गया, और अंग्रेज ने भारत में जो सिस्टम डेवलप किया वो वेवेरियन डेवलप किया। क्लियर है। स्ट्रक्चर वेवेरियन हो गया, मैक्स वेबर वाला जो जर्मनी में विकसित उसी का नींव रखा कर्नवालिस या फिर कह सकते हो आपका वारेन हेस्टिंग वगैरह।
समझ रहे। और उसके बाद कौटिल्य का प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजन सुखे प्रज्ञान सुखे वगैरह वगैरह, गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट हम लोग यहीं से लेते हैं। और अकाउंटेबिलिटी और जो कह सकते हो एथिक्स वगैरह की जो बात हम भारतीय प्रशासन में करते हो, कहाँ से करते हैं, गांधीयन रेट्रिक से करते हैं। जैसे आपने देखा होगा गांधी जी ने बतलाया था कि जब भी कोई लोग सेवक कंफ्यूजन महसूस करे कि हर चलिए उसको क्या करना चाहिए अथवा ना करना चाहिए, तो उसे सब समाज का सबसे कमजोर वर्ग के बारे में सोचना चाहिए और सोचना चाहिए कि उसका यह प्रयास उसको कैसे समझ रहे ना दूर लाभ पहुंचा सकता है, तो आपका समाधान हो जाएगा संशय का। फिर महात्मा गांधी ने कहा था कि जब भी कोई लोग कर्मचारी पब्लिक लोग प्रशासन के पास अधिकारी के पास कोई काम लेकर आता है तो अधिकारी उस पर उपकार नहीं कर रहा बल्कि उस आम नागरिक ने अधिकारी पर उपकार किया, उसे काम करने सेवा करने का मौका दिया। तो आप देखते हो एथिक्स पर बड़ा इंपॉर्टेंट महात्मा गांधी का थ्रस्ट था। समझ रहे, उन्होंने मतलब वो तो वेवेरियन स्ट्रक्चर के खिलाफ भी थे। वे भारत में जब प्रशासन की नींव रखी जा रही थी तो फिर वो जो ब्रिटिश कालिक संरचना के हटाकर नए शासन की स्थापना के नया लोक सेवा की बात कर रहे थे। हालांकि उनकी असमय मृत्यु के बाद उनका सब बहुत सारे चीज को हम नहीं कर पाए, बाद में भले महसूस किया और उसको हमने आगे इम्प्लीमेंट किया। जैसे महिलाओं का जो ले सकते हो या फिर आप पंचायती राज वगैरह को ले सकते हो, समझ रहे हैं। तो ये सब महात्मा गांधी ने बहुत पहले बोला था। और 1950 में ही जब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया था तो आज शायद भारत में शासन का स्वरूप कुछ और होता है कि नहीं। सो दिस इज द बेसिक। तीनों का बड़ा अच्छा आप देख सकते हो। आई आई का मतलब क्या हो गया भाई, ये ए आई नहीं है, ये आई ए हो गया। आई ए का मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, समझ रहे। और इसमें तीन का प्रभाव बहुत जबरदस्त है। एक को आप कह सकते हो गांधी जी का हो गया, गांधी जी। दूसरा जी हो गया यहाँ पर आपका कौटिल्य का हो गया, इधर वेवरियन हो गया। वेवरियन को आप छोड़ दी मोटा मोटी समझ लीजिए जो ब्रिटिश वाली व्यवस्था उसका हो गया। क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया कि ढांचा जो है ब्रिटिश शासन काल में है, मूल्य जो है पुराना है, मूल्य जो शुरू से चला रहा आज भी वही कंटिन्यू रह गया। लेकिन जो कह सकते हैं ढांचा जो है वो ब्रिटिश कालिक है, उसी में हम कालक्रम में एडजस्टमेंट करते रहे हैं, कुछ जोड़ करते रहे। ठीक है, तो ये टॉपिक मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया। अभी मैं डिस्कस करूंगा मुगल प्रशासन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि भारतीय प्रशासन के मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कुछ लैंडमार्क है। समझ, तो उस लैंडमार्क में तो सबसे पहला लैंडमार्क हो गया आपका कौटिल्य या मौर्य प्रशासन। मौर्य काल में भारतीय प्रशासन चरमोत्कर्ष पे था, बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था, बहुत व्यापक हो गया था, उल्लेखनीय हो गया था, हमने पढ़ा। फिर दूसरा भारतीय प्रशासन का जो विकास हुआ, सर्वांगीण विकास हुआ, व्यापक विस्तार हुआ, वो हुआ मुगल काल में। तो मुगल काल को भी भारतीय प्रशासन सिलेबस में दे रखा। फिर तीसरा, क्योंकि मौजूदा ढांचा ब्रिटिश शासन काल में डेवलप हुआ, इसलिए तीसरा लैंडमार्क और सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं ब्रिटिश काल हुआ। तो ब्रिटिश काल पर भी आता है। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बड़ी सारे बदलाव आए, समझ रहे हैं। तो उस पर भी एक दो दफा बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी में तो नहीं पूछा, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि पोस्ट इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कि भारतीय प्रशासन में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या बदलाव किया, कार्मिक प्रशासन में क्या बदलाव आया, वित्त प्रशासन में क्या बदलाव आया, केंद्रीय प्रशासन में क्या बदलाव आया, प्रांतीय प्रशासन में क्या बदलाव आया, न्यायिक प्रशासन में क्या बदलाव आया, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो इस तरह से तो अभी हम लोग आज जैसा कि पहले से तय है, आज हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं मुगल प्रशासन के बारे में। जो जरा देखते हैं, मुगल प्रशासन ज्यादा बड़ा है नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा और इसके बारे में जानना तो है। समझ रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा लंबे अरसे तक भारत पर शासन किया है और इसका प्रभाव आज भी बहुत
देखने को मिलता है। हम लोग अक्सर बोलते हैं दाखिल खारिज करा लेना, या फिर क्या कहते हैं उसके बाद बहुत सारा मतलब मुगल कालिक सब टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं शासन में, है ना, तो वो उसी समय का डेवलप किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भारतीय प्रशासन के विकास में, समझ रहे हैं ना, ये एक इम्पोर्टेंट चरण हुआ, स्टेज हुआ, पैराडाइम हो गया इसको आप कह सकते हो। जैसे एक पैराडाइम कौटिल्य का हो गया तो दूसरा मुगल का हो गया, है कि नहीं। ये शासन इसलिए भी इम्पोर्टेंट था कि इसने एक बड़े भूभाग पर यूनिफॉर्म गवर्नेंस लागू किया था, एक समान क्वाइनेस सिस्टम लागू किया था, एक समान फिस्कल सिस्टम लागू किया था। तो ये इसलिए भी ये बड़ा इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है। समझ रहे हैं, मुगल प्रशासन, मुगल काल में भारतीय प्रशासन में, पहले बोला था, मुगल काल में भारतीय प्रशासन, यानी मुगल काल में भारतीय प्रशासन का स्वरूप कैसा था वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपने यहाँ पॉइंट आउट किया कि वर्चुअली जो है कि मुगल काल की स्थापना किसने किया था, मुगल शासन का बाबर ने। तो एस्टैब्लिश बाय बाबर, समझ। और इसमें इम्पोर्टेंट शासक कौन हुए, तो हुमायूं हुए, अकबर हुए, जहांगीर हुए, शाहजहां हुए, औरंगजेब हुए, और भी बाद में हुए, लेकिन उनको हम यहाँ पर उल्लेख नहीं करते हैं क्योंकि डेवलपमेंट इसी दौरान हुआ है सबसे ज्यादा। तो जैसा स्थापना बाबर ने किया, और हुमायूं, अकबर, और सबका शासनकाल बड़ा इम्पोर्टेंट रहा। हर के शासनकाल में कुछ ना कुछ खासियत रही। जैसे बाबर के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई, हुमायूं के शासनकाल में कोई खास उल्लेख नहीं मिलता क्योंकि हुमायूं को ज्यादा दिन शासन करने का मौका नहीं मिला। लेकिन अकबर का शासनकाल को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, समझ रहे, क्योंकि ये शासन उस काल में मुगल प्रशासन चरमोत्कर्ष पर रहा, और कई दफा हिस्ट्री में मुगल प्रशासन का अकबर के शासनकाल का मौर्य काल में अशोक के शासन के काल के साथ कंपेयर भी किया जाता है, समझ रहे। तो इस हिसाब से ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन और जो जहांगीर के शासनकाल भी इम्पोर्टेंट, जहांगीर के शासनकाल किस लिए आना था, न्याय प्रशासन, न्याय की जंजीर लगा रखा था, समझ रहे। कि आप कोई भी आदमी कभी भी न्याय की फरियाद लेकर राजा के दरबार में, बादशाह के दरबार में जा सकता था। तो जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन जहांगीर में बहुत ज्यादा था। योग्यता प्रणाली जो है वह शाहजहां के काल में हुआ, और जो साम्राज्य विस्तार हुआ सबसे ज्यादा किसके काल में हुआ, औरंगजेब के शासन काल में हुआ। समझता, हर शासन में कुछ ना कुछ खासियत है। समझ, किसी के शासन काल में न्याय प्रशासन पर ट्रस्ट किया गया, किसी के शासन काल में गुड गवर्नेंस पर बल दिया गया, किसी में मैरिट सिस्टम पर बल दिया गया, किसी में एम्पायर एक्सपेंशन पर बल दिया गया। सबसे ज्यादा लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट काल किसका माना जाता है, अकबर का। अकबर का काल को सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, और इसको तुलना हम अक्सर किसके साथ करते हैं, अशोक के साथ करते हैं। जो यूपीएससी बीपीएससी में मेरे को याद आता है, जो लड़के हिस्ट्री से इंटरव्यू देते थे उनसे अक्सर पूछा जाता था, क्या बतलाइए तो अकबर और अशोक में कौन ज्यादा महान था। तो इसमें मैं देखता ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते थे। ज्यादा अच्छा यही आंसर है कि दोनों महान थे, दोनों अपने अपने परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त, है कि इसमें कम वैसे करने का मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, हमारे के नहीं समझ रहे। तो लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट को मैं देखता था, जैसे हिंदू स्टूडेंट रहेंगे समय तो बोलेंगे अकबर अच्छा था, मुस्लिम स्टूडेंट बोलते अकबर अशोक अच्छा था, ऐसा बोल देता था, ताकि बोर्ड को लगे कि ऐसा नहीं कि हमको कुछ उस एंगल से देखा जाए, समझ रहे। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, दोनों अपने अपने शासन काल के महत्वपूर्ण शासक थे, दोनों का शासन पर गहरा प्रभाव पड़ा, दोनों का आज उल्लेख किया जाता है कि नहीं। दिस इज द बेसिक पॉइंट। मतलब डिप्लोमेटिक आंसर होगा ऐसे तो, मतलब अगर लड़का ने मेरे को बहुत सही बोला, सर बोला अकबर का शासनकाल ज्यादा अच्छा था। बोले क्यों जी, बोले अकबर का शासनकाल के बाद मुगल प्रशासन का पतन नहीं हुआ बल्कि और आगे बढ़ते गया, लेकिन वो अशोक के शासन के बाद मौर्य शासन का पतन हो गया। यस, ये भी बहुत है क्योंकि उसने धर्म उनका नीति अपना लिया, तो वो फिर लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया और फिर बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग गया, उसका ओरिएंटेशन ही बदल गया, समझ। बेसिक पॉइंट चलिए हटाइए। जैसे कौटिल्य
जानकारी का स्रोत है मौर्य प्रशासन का, उसी प्रकार मुगल प्रशासन के भी जानकारी के कई स्रोत है। तो जिसमें क्या क्या नाम है, अकबरनामा हो गया, बाबरनामा हो गया, हुमायूंनामा हो गया, फिर बहुत सारा मेडाइवल इंडिया में, मेडाइवल पीरियड में बहुत सारी पुस्तकें लिखी। यानी मुगल प्रशासन के बारे में जानकारी के लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत मटेरियल बाजार में अवेलेबल है, बहुत सारे किताब अवेलेबल है, बहुत सारा एविडेंस अभी आप जाकर देख भी सकते हैं। दिल्ली अगर आ जाइए, दिल्ली में आप लाल किला देख सकते हैं और भी मतलब जुम्मा मस्जिद देख सकते हैं, बहुत सारा चीजें जो मुगल काल में डेवलप और आज भी व्यवहार में है, समझ रहे हैं। तो आप बहुत सारा चीज वहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो अकबरनामा का बड़ा इम्पोर्टेंट है, अकबरनामा का तो इसके तुलना हम कभी कभी कौटल के अरसास से करते हैं। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है, अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया था, समझ रहे। तो ये जो है अकबरनामा का ज्यादा खास तौर पर उल्लेख है। और जैसे कौटल का अरसास में 15 अधिकरण थे, उसी प्रकार अकबरनामा भी 3 भाग में बटा हुआ है, समझ रहे। तो पहले भाग में क्या है, फर्स्ट पार्ट में किसका उल्लेख है, तैमूर वंश का उल्लेख है और बाबर हुमायूं के शासनकाल का उल्लेख है। तो पहले वाले पार्ट में क्या है, आप देखते हो तैमूर वंश जिससे ये ताल्लुकात रखते थे, प्लस जो शुरू के शासक जो बाबर और हुमायूं हुए उनके बारे में। दूसरे भाग को हम लोग आईने अकबरी कहते हैं। आईने अकबरी का मतलब क्या हुआ, आईने का मतलब हुआ संविधान और अकबरी का मतलब हुआ अकबर का, यानी अकबर के संविधान या अकबर के शासन व्यवस्था का उल्लेख है। तो दूसरे भाग में अकबर के शासन व्यवस्था का उल्लेख है और तीसरे भाग में समाज की दशा हुआ, दर्शन हुआ, हिंदू धर्म हुआ, ज्योतिष हुआ वगैरह वगैरह का उल्लेख। तो 3 भाग में अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा बटा हुआ है, विभक्त है और तीनों में अलग अलग चीजों का उल्लेख है। समझ में आया आपको? सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। क्लियर? ठीक है ना? अगर समझने में कोई यस दिक्कत सर। है ना, तो अगर कोई दिक्कत है तो बोलना, ऐसा है ना। दिस इज द बेसिक पॉइंट। क्लियर? 3 भाग में हो गया। वो कितने भाग में था, 15 अधिकरण में था। अधिकरण का मतलब क्या होता है, पार्ट बोल सकते हो कुछ मायने में। ये 3 पार्ट में हो गया। अब जरा देखते हैं कि जो मुगल प्रशासन, इसमें एक बार क्वेश्चन आया था कि मुगल शासन का जो स्वरूप कैसा था। शुरू में जितने भी शासन काल थे सबका स्वरूप कैसा था, हाईली सेंट्रलाइज, समझ रहे। और राजतंत्र तो था ही, क्योंकि लोकतंत्र तो आया नहीं था। तो ये कैसा था, डिस्पोटिक था और सेंट्रलाइज। तो शासन का स्वरूप सेंट्रलाइज था और डिस्पोटिक था। लेकिन और लोक कल्याण जो था वो किसकी इच्छा पर निर्भर करता था, वेलफेयर डिस्क्रिप्शन ऑफ रूलर। तो शासन जो होता था उसकी इच्छा पर था लोक कल्याण कितना करना है ना करना है वगैरह वगैरह। तो वेलफेयर तो, पब्लिक वेलफेयर तो था, लेकिन इट वाज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ रूलर। शासन का और शासन पर धर्म का और मिलिट्री का बड़ा ज्यादा प्रभाव था। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया भी था कि मुगल शासन सैनिक स्वरूप का था। तो सैनिक स्वरूप का क्वेश्चन अगर आता तो उसमें यही लिखना होगा कि मुगल काल में जो है ना, सैनिक शासन और नागरिक प्रशासन दोनों को मिला दिया गया था। मनसबदारी व्यवस्था अकबर के शासन काल में लागू किया गया था। मैंने उसमें क्या किया गया था, जितने भी मनसब होते थे सैन्य क्षमता के आधार पर उनका निर्धारण होता था। उनको बदले में भू राजस्व दिया जाता था, भू पट्टा दे देता वो राजस्व संग्रह करते थे। बदले में उनको एक सेना का व्यवस्था रखना पड़ता था और जब युद्ध होता था तो राजा के बदले में बादशाह के बिहाफ में उनको सहयोग करना पड़ता था। तो इस तरह से मनसबदारी व्यवस्था थी। तो ये जो है शासन सेंट्रलाइज था, डिस्पोटिक था, लेकिन लोक कल्याण थे वो, लेकिन वो डिपेंड करता था शासक के इच्छा पर। और धर्म और सेना दोनों का बहुत ज्यादा, उलमा वगैरह जो धर्म गुरु वगैरह का बहुत ज्यादा प्रभाव था। वो आज भी देखते होंगे जितने भी इस्लामिक देश है, इस्लामिक देश में धर्म का बड़ा प्रभाव रहता है शासन पर। और दूसरा सेना का भी उनका अच्छा, अभी भी देखते होंगे सेना का भी, जैसे पाकिस्तान में आप अक्सर देखते होंगे कि बॉल हमेशा सेना के कोर्ट में चला जाता है कि नहीं। तो दिस इज बेसिक पॉइंट। क्लियर है? तो दिस इज द थिंग। अब हम लोग देखते हैं केंद्रीय प्रशासन जो मुगल काल में था उसके शीर्ष पर कौन था, बादशाह। मैंने आपको पिछले क्लास से बतलाया था कि बादशाह शब्द वर्चुअली बना कहाँ से, बादशाह से बना है।
समझ रहे हैं? बादशाह का मतलब क्या होता है? मतलब पाद मतलब पैर होता है, शाह मतलब हुआ ईश्वर हुआ। तो बादशाह से बना ईश्वर क्या? पैर चरण जिस तरह से कह सकते हैं ना, उससे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आप शासन कर रहे हो। तो शीर्ष पर बादशाह होता था, समझ रहे कि नहीं सर? और उसके सहायता के लिए क्या आता है, जिसमें क्या था? संपूर्ण विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्ति, इंटायर लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी पावर किसमें निहित था? बादशाह में ही निहित था। तीनों, एक्सिक्यूटिव पावर भी, लेजिस्लेटिव पावर भी, क्योंकि राजतंत्र में तो आप जानते ही हो, क्योंकि सब एक ही व्यक्ति में निहित होता था। और जिसका प्रयोग वह किसके सहयोग से करता था? मंत्रिमंडल का, यानी कैबिनेट के सहयोग से करता था। देयर वाज कैबिनेट टू सपोर्ट, एड एंड एडवाइस बादशाह। उसकी नियुक्ति कौन करता था? कैबिनेट की नियुक्ति कौन करता था? स्वयं बादशाह करता था, समझ रहे? और ये बादशाह के प्रसाद पर्यंत रहते थे, एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट नहीं गया, बादशाह हो गया। जब तक बादशाह चाहे तब तक ऊपर बने हुए हैं, जब बादशाह जाए हटा देता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यवस्था। जैसे आज भी देखते होंगे कि जो मंत्री होते हैं वर्चुअली क्या होते हैं? मंत्री होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, समझ रहे? इंडिविजुअली। और सामूहिक रूप से क्या होते हैं? वो वर्चुअली लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते। राष्ट्रपति उनको पद हटा सकता है, लेकिन अपने मन से राष्ट्रपति नहीं हटाता है। जब प्रधानमंत्री रिकमेंड करता है इनको हटा दिया जाए तो हटा सकता है। समझ में आया आपको? क्लियर? सो दिस बेसिक पॉइंट। तो आप देखते हो उस समय मंत्री परिषद था, और मंत्री परिषद में बहुत सारे लोग थे। तो सबसे पहला कौन लोग था? सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन था? वजीर। वजीर जो होता है, इसकी तुलना प्रधानमंत्री से वर्तमान में आप कर सकते हो। समझ रहे? ये जो बादशाह के बाद जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट अधिकारी होता था वो वजीर होता था। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फिर दूसरा जो फाइनेंस को देखता था, जिसके हिस्से में बजट बनाना, धन कोष की व्यवस्था करना वगैरह वगैरह काम था, वो दीवान होता था। समझ रहे? दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ रहे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बादशाह जो था वो चूंकि सर्वे सर्वा था, तो उसके बाद जो सबसे पावरफुल था वो वजीर था, जो मैक्सिमम काम उनके बदले में करता था। सैनिक अभियान वाला काम हुआ, नियुक्ति का काम हुआ, समझ रहे हैं, निर्णय लेने का काम हुआ, तो वो तो सब वजीर भी करता था। फिर एक खाने समा होता था, मतलब खाने समा घरेलू विभाग का प्रधान होता था। मतलब जिसमें बादशाह का परिवार, बादशाह का व्यवस्था होती थी, रहने का, खाने पीने की व्यवस्था, वही घरेलू विभाग खाने समा करते। बड़ा इंपॉर्टेंट पद हुआ करता था। इसमें सब आदमी को नहीं बैठाया जाता था, इसमें जो बहुत विश्वसनीय लोग होते थे उसको इस पद पर बैठाया जाता था। फिर मीर बख्शी, ये सैनिक अभियान का प्रभारी होता था, सेनापति होता था, हमारे सेना का प्रधान होता था, और पूरे व्यवस्था पर इसका, सैनिक व्यवस्था पर इसका नियंत्रण होता था। युद्ध के समय उसका वो लीड करता था। क्लियर है? फिर काजी उल कुजात, ये जो था न्यायाधीश था, समझ रहे कि नहीं? जो न्याय प्रशासन का हेड था और बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता था, हमारा काजी उल कुजात। ठीक है? फिर आप देखते हैं सदर सुदूर। सदर सुदूर जो था वो धार्मिक विभाग का प्रधान था, धार्मिक जीवन का, धार्मिक मामलों का प्रधान को, जैसे उसमें हम लोग पुरोहित बोलते थे ना, यहाँ पर ये क्या कहलाता था? सदर ए सुदूर कहलाता था। फिर देखते मुहतसिब हुआ। मुहतसिब, मुहतसिब जन जीवन में नैतिक मूल्यों का रक्षक था, और इसके हिस्से क्या था? नैतिक मूल्य का रक्षा करने का काम। बाजार पर नियंत्रण रखता था, नागरिक आचरण पर नियंत्रण रखता था। अकबर के साथ, अशोक के साथ, औरंगजेब के शासन काल पे इसी को दिया गया था मंदिर को तोड़ने की जिम्मेवारी। तो मुहतसिब बड़ा इम्पोर्टेंट। अकबर फिल्म देखे हो? अकबर, अकबर जो था ना, अभी हाल में फिल्म आया था, क्या तो नाम था, उस फिल्म में देखा था अकबर शासक जो थे अपने मुहतसिब के साथ बाजार में घूम कर देखते थे कि कोई दुकानदार खाना में मिलावट वगैरह तो नहीं करता वगैरह वगैरह। मुहतसिब। फिर मीर आतिश,
दरोगा तोपे खाना, ये अस्त्र का प्रधान होता था। जितने अस्त्र ट्रेजर आर्म्स मिशन जो रहता था, तो उसका हेड को हम लोग क्या बोलते, मीर आतिश बोलते थे। फिर डाक चौकी, ये सूचना का प्रधान था, डाक और असूचना का प्रधान। जैसे इंटेलिजेंस आईबी हो गया ना, आईबी हो गया, तो उसमें क्या कहलाता था, डाक चौकी। समझ रहे हैं? मैंने बताया कि इसमें जितना भी मैंने नाम लिखा उसमें खबर नवीस एक होता था। खबर नवीस का नंबर का इसका काम क्या होता था, ये प्रांत लेवल पर काम करता था, सूबा लेवल पर काम करता था। इसका काम था खबर, राजा के शाही आदेश को, बादशाह के शाही आदेश को जन जन तक पहुंचाना। हमें तो शाही विभाग इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट विभाग हुआ करता था। शाही विभाग जैसा आपको मैंने बताया, जिसका प्रधान कौन था, खाने ए समा हुआ करता था। समझ रहे, सबसे बड़ा विभाग था। इसका पृथक सचिवालय हुआ करता था। और ये जो होता है पृथक परिवार के, समझ रहे, शाही परिवार के आवश्यकताओं से निबटता था। शाही परिवार का रहन सहन, सुरक्षा, खान पान की व्यवस्था शाही विभाग करता था। समझ, तो शाही विभाग सबसे बड़ा विभाग मुगल काल में हुआ करता था। समझ, इसका अलग सचिवालय होता था। आप कभी लाल किला जाओगे तो आपको कुछ हद तक नजर आएगा कि शाही विभाग कहाँ पर था। जैसे राजा का दरबार था, उसके सामने शाही विभाग था। वहां पर महल जहाँ से जो क्या कहते, बेगम जो होती थी बैठकर बादशाह को देखा भी करती थी, वो भी आपको लाल किला जाइएगा तो आपको नजर आएगा। समझ रहे हैं? तो दिस वेरी राइट प्लेस टू अंडरस्टैंड। अगर आपको मुगल प्रशासन समझना है तो थोड़ा सा दिल्ली का दर्शन भी करिए, खास तौर पर पुरानी दिल्ली में, तो बहुत नजर आएगा आपको। फिर आप देखते हैं कि केंद्रीय प्रशासन जो था वह किस में बटा हुआ था। तो केंद्रीय प्रशासन बटा हुआ था सूबा में। हम लोग उसको मुगल काल, मौर्य प्रशासन में उसको हम लोग क्या बोलते थे, मौर्य प्रशासन में हम लोग उसको बोलते थे आपको प्रांत। और यहाँ पर क्या कहलाता था, सूबा कहलाता, सूबा। और आज के तारीख में क्या कहलाता है, राज्य कहलाता है। हाँ, मुगल काल, ब्रिटिश काल में क्या कहलाता, प्रोविंस कहलाता था। हाँ, ब्रिटिश काल में प्रोविंस कहलाता था, आज कहलाता है स्टेट कहलाता है। समझ रहे? और मुगल काल में सूबा कहलाता है। और सूबा का प्रधान कौन होता था, सूबेदार होता था। सूबेदार को हम लोग क्या बोलते थे, सूबा का प्रधान का होता था सूबेदार। समझ रहे? और सूबेदार के अलावा और कौन कौन था, सूबेदार को और भी किस नाम से कहते थे, सूबेदार को हम लोग नाजिम भी कहते थे, सिपा सलार भी कहते थे। नाजिम के या सिपा सलार के, बात बराबर हो गया। सूबों का संख्या जो है एक जैसा नहीं रहा है। सबसे ज्यादा सूबा की संख्या संभवतः औरंगजेब के शासनकाल में, तो लगता है 24 के आसपास था औरंगजेब के शासन में। अकबर के शासनकाल में थोड़ा अच्छा 14 या 15 था, इसको जरा चेक कर लीजिएगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मतलब सूबा की संख्या सबके शासनकाल में एक जैसा नहीं रहा, बदलते सकते रहा। सूबेदार बड़ा इंपॉर्टेंट पद था। इस पद पर नियुक्ति कौन करता था, बादशाह करता था। और उसमें ज्यादातर शाही परिवार से जुड़े हुए लोग या अति विश्वसनीय लोग को इस पद पर रखा जाता था। और इसका काम, मेन काम क्या था, जो राजा थे, बादशाह थे, उनकी आज्ञाओं को लागू करवाना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बादशाह का काम था, ये बादशाह का काम नीति निर्णय लेना, शासन करना, बड़े बड़े नीति बनाना वगैरह वगैरह, और लागू करवाने का काम किस पर था, तो सूबेदार पर था। समझ रहे हैं? वो सूबेदार के अलावे और प्रांत स्तर पर दूसरा कौन अधिकारी हुआ करता था, तो दीवान, जो फाइनेंस को देखता होगा उसको दीवान कहते थे। इसकी नियुक्ति भी बादशाह करते थे। ये दोनों नियुक्ति बादशाह द्वारा होता था, यानी सूबेदार का भी नियुक्ति बादशाह करते थे और दीवान का भी नियुक्ति बादशाह करते थे। और इसके पीछे उद्देश्य केवल यही था कि दोनों के बीच में चेक एंड बैलेंस बनाए रखे। कई दफा देखने को मिलता था कि सूबेदार बगावत कर देता था, तो या दीवान इधर उधर होने लगे, तो दोनों चूंकि बादशाह द्वारा नियुक्त होते तो दोनों का एक दूसरे पर क्या रहता था, चेक एंड बैलेंस बना रहता था। इसलिए ये व्यवस्था की गई थी। समझ रहे? अभी जैसे देखते होगे, एक तरफ राज्यपाल है और एक तरफ मुख्यमंत्री है, दोनों के पद की व्यवस्था चेक एंड बैलेंस करने के लिए किया गया। इस मुख्यमंत्री भी ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल अराजकता की तरफ राज्य को ले जाए, और राज्यपाल भी ऐसा ना हो कि वह संविधान के द्वारा जो राज्य के शासन का अधिकार दिया गया है उसका पूरी तरह हरण कर ले। तरह से व्यवस्था के लिए चेक एंड बैलेंस है। आप देखते हैं इसके अलावा आमिर होता था।
जो भू राजस्व का प्रधान था। बख्शी था जो भूमि अभिलेख तैयार करता था। पोतदार था जो ट्रेजरी वगैरह देखता था। ये सब अलग अधिकारी होते थे। तो हामिल क्या हो गया, भू राजस्व का प्रधान हो गया, राजस्व का प्रधान, राजस्व विभाग का प्रधान। बख्शी कौन हो गया, भू अभिलेख, जमीन का रिकॉर्ड रखने वाला। और पोतदार कौन हो गया, जो वर्चुअली पैसा कौड़ी, ट्रेजरी, ट्रेजरर टाइप का हो गया। समझ रहे, सब अधिकारी होते थे। सूबा जो था आगे नीचे बटा हुआ था सरकार में, मतलब हो गया, जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हो, ये सबसे ऊपर कौन हो गया, सबसे ऊपर हो गया केंद्र प्रशासन, केंद्र हो गया, केंद्र। दूसरा हो गया प्रांत, हो गया सूबा हो गया। और सूबा के नीचे कौन हो गया, सरकार हो गया। तो सरकार हो गया, जो इसकी तुलना आज की तारीख में जिला से कर सकते हो। ये जिला जो है ना, जिला जो है उसी तरह से हो गया, डिस्ट्रिक्ट से कर सकते हो। इसका प्रधान कौन कहलाता था, इसका प्रधान कहलाता था अमल गुजार, अमल गुजार। और फौजदार, दो इम्पोर्टेंट पद होते थे। अमल गुजार का काम होता था राजस्व संग्रह करना, और फौजदार का काम होता था कानून व्यवस्था बनाए रखना। डीएम वाला देखते हो, डीएम का काम क्या होता है, कानून और व्यवस्था बनाए रखना और भू राजस्व संग्रह करना, राजस्व संग्रह करना। तो उस समय दो पद होते थे, एक अमल गुजार का और दूसरा फौजदार का। फौजदार का काम होता था राजस्व संग्रह करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, और अमल गुजार का काम होता था राजस्व संग्रह करना। अकबर के काल में एक पद होता था करोड़ी फौजदार। तो जो करोड़ी फौजदार है, इसकी तुलना अभी वर्तमान में आप कलेक्टर से कर सकते हो। तो वर्तमान में जो कलेक्टर होता है ना, करोड़ी मतलब एक तरफ रेवेन्यू हो गया, यानी फौजदार, फौजदार मतलब लॉ एंड ऑर्डर, यानी जिसमें दोनों अधिकार निहित हो, राजस्व संग्रह का और कानून व्यवस्था का, तो उसी को हम करोड़ी फौजदार कहते हैं। और आज भी अधिकार जिला में क्या है, कलेक्टर सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो राजस्व के लिए, कानून और व्यवस्था के लिए, वगैरह वगैरह। फिर जो सरकार था, आगे किस में बटा हुआ था, तो सरकार आगे परगना में बटा हुआ था, और परगना आगे किस में बटा हुआ था, ग्राम में बटा हुआ था। समझ रहे थे, दिस इज द बेसिक पॉइंट। तो परगना में जब भी 24 परगना वगैरह बोलते हैं ना, अभी भी सब डिवीजन टाइप का हो गया। तो परगना, बिहार में तो परगना नहीं मिलता है, बंगाल में अभी भी परगना मिल जाएगा, बंगाल में आपको परगना मिल जाएगा, और जनपद आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में अभी भी बहुत जिला को जनपद कहते हैं, और 24 परगना और 24 परगना साउथ, ये सब पश्चिम बंगाल में अभी भी देखने को मिलता है। तो ये परगना होता था। परगना का प्रधान कौन होता था, सिकदार हो गया, सिकदार हो गया। और उसके बाद क्या कौन हो गया आपका, ये जो हो गया कानूनगो। तो कानूनगो हो गया आपका वर्चुअली लैंड रिकॉर्ड का वाला हो गया। तो बक्सी के नीचे हो गया सीओ टाइप का, ये सीओ ने सीआई, सर्किल इंस्पेक्टर टाइप का पद होता है। अभी भी सर्किल इंस्पेक्टर का बीटीएस में जो पद दिखना था, अगर उसकी तुलना मुगल काल के किसी पद के साथ करना, तो आप समझ लो कानूनगो के बारे में बोल रहे हो। समझ रहे, सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। तो आप देखते हो केंद्रीय प्रशासन सूबा में बटा हुआ था, सूबा बटा हुआ था सरकार में, सरकार बटा हुआ था परगना में। समझ रहे, तो इस तरह से आप देखते हो व्यवस्था बना हुआ था ऊपर से नीचे तक। समझ रहे, नायाब तहसीलदार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पद होता था, नायाब तहसीलदार। समझ रहे, जिसकी तुलना वर्तमान में आप किससे कर सकते हो, वीडियो से कर सकते हो। तो वीडियो जो हुआ सीओ से, नायाब तहसील, जिसको डिप्टी कलेक्टर बोल सकते हो, नायाब तहसीलदार। तहसीलदार मतलब तहसील का जो मालिक हुआ। तहसील बिहार में नहीं मिलता है, बहुत जगह अभी भी साउथ इंडिया वगैरह में चले तो तहसील मिल जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो वर्चुअली हर जगह में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। इसलिए बिहार में क्या है बताया, तो बिहार में आप देखते हो वर्चुअली कि जिला है, तो जिला के बाद फिर क्या है, जिला हो गया, फिर जिला के बाद आपका पहले राज्य ले लीजिए, राज्य के बाद क्या हो गया, परमंडल हो गया, परमंडल के बाद क्या हो गया, जिला हो गया, जिला के बाद क्या हो गया, अनुमंडल हो गया, अनुमंडल के बाद क्या हो गया, अंचल हो गया या प्रखंड हो गया। तो अंचल हो गया राजस्व के लिए, और आपका प्रखंड हो गया विकास के लिए। तो प्रखंड वाला के लिए जिनके हिस्से में इसका प्रधान वीडियो हो गया और इसका प्रधान सीओ हो गया।
अनुमंडल का प्रधान एसडीओ कहलाता है। इसका प्रधान, जिला का प्रधान तो डीएम हो गया, चाहे इसका प्रधान कमिश्नर कहलाता है। समझ रहे ये सब। अब बहुत देखिएगा तो जैसे राज्य हो गया, राज्य के नीचे प्रमंडल हो गया, प्रमंडल के नीचे जो हो गया आपका अनुमंडल हो गया, जिला हो गया, जिला के नीचे अनुमंडल हो गया, अनुमंडल के नीचे तहसील हो गया, तो कहीं कहीं तहसील भी कहते हैं। सब अलग अलग कुछ कुछ नाम रहता है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हर राज्य में थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा। समझ रहे। इस तरह से कहीं परगना कहलाता है अनुमंडल को ही, अनुमंडल के जब परगना होता है तो इस तरह से बटा हुआ रहता है। तो आपको मैंने बताया कि वर्चुअली कलेक्टर जो हुआ वो किसका मतलब समतुल्य था मुगल काल में, करौरी फौजदार, जो अकबर के काल में करौरी फौजदार पद था उसके समतुल्य था। समझ रहे। और किस स्तर पर काम करता था, सरकार स्तर पर। यानी मुगल काल में सरकार और वर्तमान में जिला बराबर हो गए, और करौरी फौजदार और कलेक्टर बराबर हो गए। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। अब आप देखते हैं ग्रामीण प्रशासन और नगरीय। स्थानीय प्रशासन वर्चुअली क्या था, स्थानीय प्रशासन दो भागों में बट गया, जैसे वहां भी बटा हुआ था, यहाँ भी बटा हुआ था। तो स्थानीय प्रशासन जो हो गया आपका, स्थानीय प्रशासन दो भागों में बट गया, एक हो गया ग्रामीण और एक हो गया नगरी। समझ रहे। तो ग्रामीण और तो ग्रामीण शासन का रूरल लेवल पर कौन होता था, ग्राम। ग्राम जो होता था ना, ग्राम शासन जो था आधारभूत इकाई था। ग्राम तो बेसिक इकाई था, हर समय ग्राम रहा है, जिसको गांव कहते हैं। गांव और ग्राम में फर्क होता है। ग्राम जो हुआ वो आइडेंटिफाइड है, और गांव तो हम लोग आम बोल चाल बोलते हैं, मेरा गांव मेरा देश वगैरह वगैरह। एक ग्राम के अधीन कई गांव हो सकते हैं। समझ रहे थे। गांव एक जनरल टाइप का शब्द हो गया, शहर और गांव। समझ रहे। लेकिन जब ग्राम बोलते हैं तो शासन का आधारभूत इकाई को बोलते हैं। और उसका प्रधान क्या कहलाता है, मुकद्दम। उसका प्रधान क्या कहलाता था मुगल काल में, मुकद्दम कहलाता है, जिसकी तुलना वर्तमान में किससे कर सकते हैं, अब मुखिया से कर सकते हैं। और समझ रहे हैं, उसके सहायता के लिए तीन अधिकारी होते थे। एक को पटवारी कहते थे, एक को चौधरी कहते थे, एक को चौकीदार कहते थे। तो पटवारी किस चीज में हेल्प करता था, ये करता था भू राजस्व वगैरह में, पैसा वैसा कलेक्ट करने में। चौधरी किस चीज में हेल्प करता था, विवाद निपटारा करने में, लड़ाई झगड़ा निपटारा करने में, निपटान में। और चौकीदार किस चीज में ऐसा करता था, तो कानून और व्यवस्था बनाए रखने में। समझ बस तीनों अलग अलग हेल्प करते थे कानून और व्यवस्था बनाए रखने में। विवाद चौधरी का मतलब आज लोग बोलते जस्टिस चौधरी, चौधरी लोग जुम्मन चौधरी, अलगू चौधरी, हम लोग बोलते चौधरी का मतलब मजाक में बोलते हैं, किसी को तो बोलते हैं बहुत चौधरी बनता है, यानी विवाद निपटाना चलता है ना, इसी को चौधरी कहते हैं। तो दिस इज द बेसिक पॉइंट। पटवारी कौन हो गया, पटवारी हो गया भू राजस्व के मामले में जो भू राजा मुकदम सहयोग करता था। और नगर में क्या होता था, तो नगर में आप देखते कोतवाल, नगर कोतवाल कानून और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था, और स्थानीय प्रशासन दोनों को वो मैनेज करता था। नगर जो था क्या था, वार्ड में बटा हुआ था। नगर वार्ड जैसे आज भी देखते हो, नगर वार्ड, नगर निगम में बटा, उस समय भी नगर वार्ड में बटा होता था। और नगर का प्रधान क्या कहलाता था, नगर जिसका प्रधान मीर मोहल्ला कहलाता था। सर वार्ड को ही मोहल्ला कह सकते हैं। मोहल्ला क्लिनिक सुने हो ना, अरविंद केजरीवाल का मोहल्ला क्लिनिक, तो मोहल्ला क्लिनिक उसी से मुगल काल से ही लिया गया। मोहल्ला मोहल्ला, अभी हम लोग पटना वटना में क्या छोटे शहर है मोहल्ला सब बोलते हैं, तो मोहल्ला क्या होगा, जो उसको जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिमार्केशन वार्ड हो गया, ऐसे बोलचाल में मोहल्ला हो गया, तो मोहल्ला होगा। तो उसका प्रधान मीर मोहल्ला हो गया। और किसको सहयोग करता था, कोतवाल को। कोतवाल वर्चुअली इसमें सहयोग करता था। एक और भी हुआ करता था वर्चुअली, जैसे खबर नवीस। तो खबर नवीस क्या करता था, वो उसको पब्लिक रिलेशन बनाने में मदद करता था। शाही आदेशों को जनता तक पहुंचाने और जनता के पक्ष को, राजा तक तो नहीं लेकिन हाँ शाही आदेश को जनता तक पहुंचाने। उस समय चूंकि शासन सेंट्रलाइज था और वन वे था। वन वे का मतलब क्या, ऊपर से नीचे की तरफ जाता था। पब्लिक क्या सोचती है, ये सब ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। सबसे बेसिक पॉइंट आ गया आपको। तो खबर नवीस, समझ रहे, मीर मोहल्ला,
समझ रहे हैं? So this is the basic. मोहल्ला क्लिनिक समझ में आ गया आपको? जो अजमेर मोहल्ला क्लिनिक बोलते हैं, वर्चुअली कब से लिया गया? मुगल काल से मोहल्ला उसी समय से इस्तेमाल होता था। ठीक है, आगे बढ़े तो चलिए अब जरा देखते हैं कार्मिक प्रशासन के बारे में कि मुगल काल में कार्मिक प्रशासन कैसा था। तो मुगल काल में कार्मिक प्रणाली में थोड़ा एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसका नाम क्या था? मनसबदारी व्यवस्था था। मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल में अकबर के समय लागू किया गया था। अकबर ने इसको लागू किया था, अकबर इस काल में। समझ? इसमें क्या था भाई? इसमें मतलब कह सकते हैं सैनिक प्रशासन और असैनिक प्रशासन दोनों को मिला दिया गया था। सैनिक प्रशासन और असैनिक प्रशासन दोनों मिला हुआ, दोनों मिला हुआ सैनिक प्रशासन। समझ रहे? और इसमें होता क्या था? उसी के सैन्य क्षमता के आधार पर मनसब का निर्धारण होता था। समझ रहे? तो और इसमें जात और सवार दो होता था। जात और सवार। जात जात का मतलब हुआ कि आपके पास कितना घोड़ा वाला व्यवस्था है, और सवार मतलब कितना पैदल से। जात मतलब पैदल सेना, और सवार मतलब घोड़सवारी कितना आपके पास है। जिसके पास जितना ज्यादा रहता था उसका कद उतना ऊंचा होता था, जिसके पास कम था उसका कद भी नीचे होता था। और उसी हिसाब से उनको क्या दिया था? भू राजस्व के लिए पट्टा दे दिया जाता था। मुगल काल में जो है सैनिकों को जो वेतन मिलता था कैश में मिलता था, काइंड में भी मिलता था। मतलब बार्टर सिस्टम भी था और कैश भी था। इसीलिए मैं आपको बतलाया था ना उस दिन की वर्चुअली मुगल काल का प्रशासन को अगर आज के शासन में करना होता है, चॉइस रहता है कि मुगल प्रशासन या मौर्य प्रशासन, या तो मौर्य प्रशासन को करने के लिए वहां पर पूरी तरह मोनेटाइज व्यवस्था थी। वहां पर कर्मचारियों को जो सैलरी मिलता था करेंसी मिलता था, यहाँ पर करेंसी और काइंड दोनों था। ये इसमें सैनिक शासन और असैनिक शासन दोनों को मिला दिया गया था, एक कॉकटेल बने। वैसे ये एक्सपेरिमेंट बहुत सफल नहीं रहा, बाद में समाप्त हो गया था। और सबसे बड़ा मनसबदार खुद बादशाह होता था। और समझ रहे? और जब युद्ध होता था तो मनसबदारों को लड़ना पड़ता था बादशाह के तरफ से। समझ रहे? यहाँ पर मुगल काल में चीज और देखते थे कि जितने लोग सेवक होते थे, सैनिक कर्मचारी होते थे, उनका सैनिक सूची में नाम होता था, और युद्ध के समय उनको युद्ध लड़ने के लिए भेजा जाता था। इसलिए मुगल काल में सैनिक शासन का स्वरूप क्या था? शासन का स्वरूप सैनिक शासन था। जैसे अभी हम लोग जैसे हाँ बोले कि हमने आपको डीएम नियुक्त किया, तो ये डीएम हो गया, तो ये वर्चुअली आर्मी का मेजर भी हो गया। ये इधर डीएम इधर मेजर है कि जब समान परिस्थिति देश में रहेगा तो जिला का संभालेगा, और जब युद्ध हो जाएगा तो जाके सेना का क्षेत्र में युद्ध भूमि में मेजर की भूमिका निभाएगा। इस तरह से मेरे को याद नहीं आता सर, बीरबल के बारे में मैंने सुना था कि बीरबल की मृत्यु कहाँ हुई थी? बीरबल की मृत्यु शायद हुई थी वही आपका युद्ध भूमि में हुआ था, लड़ाई लड़ने गया था, वहीं उसकी मृत्यु हो गई थी। युद्ध लड़ते लड़ते मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से होता कि उस समय सैनिक और असैनिक दोनों मिला हुआ था, इस तरह से ये व्यवस्था की गई थी। समझ में आया आपको? तो दिस इज द बेसिक पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं ये मुगल प्रशासन के कार्मिक प्रशासन के बारे में बतला रहा था मैं कि ये जो था एक नया था, अनोखा था, अलग तरह का था, अभिनव प्रयास था, जिसमें मनसबदारी व्यवस्था कहते हैं, जिसमें सैन्य प्रशासन और सैन्य प्रशासन दोनों को मिला दिया गया था, और सैन्य क्षमता के आधार पर मनसब का निर्धारण किया जाता था। जितना जिसके पास क्षमता होती थी उसी हिसाब से उसको राजस्व संग्रह करने का अधिकार मिलता था। युद्ध के समय उनसे अपेक्षा होती थी कि वह राजा बादशाह को युद्ध में सहायता करेंगे। यहाँ मुगल काल में और देखते हैं कि जितने भी सैनिक अधिकारी होते थे उनके सैनिक अधिकारी का सैनिक अधिकारी की लिस्ट में भी नाम होता था, और जब युद्ध होता था तो उनको वहां पर योगदान देना पड़ता था। ये व्यवस्था आज भी लागू कर दे तो बहुत सही हो जाए कि जितने अधिकारी यहाँ बैठकर जो नियम कानून बन, लोग जरा युद्ध में जाएंगे तब पता लगेगा कि युद्ध कितना डिफिकल्ट होता है और देश का है कि नहीं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वित्त प्रशासन। वित्त प्रशासन भी मुगल कालीन प्रशासन में वित्त प्रशासन ये बड़ा हाई क्वालिटी का है। वित्त पर उन्होंने काफी वर्क किया है, समझ थे वो, वित्त पर उन्होंने काफी ध्यान दिया। तो ये खास तौर पर क्या नाम था उसका? अमीर खुसरो नाम था ना जी, अमीर खुसरो।
इसमें मतलब सर्वे करवाता है भूमि का, समझ रहे हैं? तो भूमि का सर्वेक्षण हुआ था अकबर के शासनकाल में। भूमि का सर्वेक्षण टोडरमल, राजा टोडरमल द्वारा करा गया था। राजा टोडरमल द्वारा किया गया था, मतलब भूमि का सर्वेक्षण कराया गया था। वित्त प्रशासन उच्च कोटि का था। उर्वरकता के आधार पर भू राजस्व निर्धारित होता था। अब वो राजस्व क्या होता था? 1/3 से 1/6 हिस्सा। मौर्य प्रशासन में तो 1/6 हिस्सा फिक्स था, यहाँ पर 1/6 हिस्सा नहीं था, 1/3 से 1/6 हिस्सा। जो जमीन अगर ज्यादा उपजाऊ है तो उसका 1/3 लिया जाएगा, और सबसे कम उपजाऊ है तो 1/6 हिस्सा लिया जाएगा, इस तरह से। और आप देखते हो ऊपर से नीचे तक दीवान सबसे ऊपर बैठा हुआ था, पटवारी सबसे नीचे था। बहुत सारे लोग जो थे इसमें, जैसे आप देखो दीवान हो गया, फिर आप देखते हो आमिल हो गया, फिर पोतदार हो गया, मीर बख्शी हो गया, फिर आप देखते हो अमल गुजार हो गया, ठेकेदार हो गया, मुकद्दम हो गया, पटवारी हो गया, सब बहुत सारे लोग थे जिनके हिस्से क्या था? राजस्व संग्रह का जिम्मेदारी था। ब्रिटिश बहुत इससे प्रभावित थे और बहुत दिनों तक इसको कंटिन्यू रखा और इसी पर अपना शासन व्यवस्था डेवलप किया, इसको डिस्टर्ब नहीं किया, इसको रहने दिया। यही कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी आप देखते हो ये व्यवहार में बने हुए, आज भी आप देखते हो इनका अस्तित्व कहीं ना कहीं उल्लेख मिल जाता है। हमारे सब बुकों में दाखिल खारिज होना, अभी भी हम कानून को शब्द इस्तेमाल करते हैं, अभी भी हम लोग न्यायिक प्रशासन में बहुत सारे शब्दावली है, दीवानी मामले, फौजदारी मामले वगैरह वगैरह आज भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट। तो न्याय पर वित्त प्रशासन बहुत ही शानदार क्वालिटी का था, अच्छा क्वालिटी का था, और ब्रिटिश को भी बहुत ज्यादा इसने इन्फ्लुएंस किया। अब हम लोग देखते हैं न्याय प्रशासन के बारे में कि न्याय प्रशासन के मामले में भी ब्रिटिश प्रशासन, मुगल प्रशासन बहुत सही रहा। मतलब न्याय प्रशासन भी टॉप क्वालिटी का था। और चलिए क्या था, आपका ऑफेंस को 2 वर्गों में बांटा गया था, सिविल और क्रिमिनल। समझ रहे? सिविल हो गया जो पैसा कौड़ी से रिलेटेड हो गया, और मारपीट से रिलेटेड जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिमिनल कहते हैं। अकबर औरंगजेब का सही, जहांगीर का शासनकाल न्याय के जंजीर के लिए जाना जाता था। मतलब न्याय की जंजीर लगा रखा था दरबार में, और आम जन को अधिकार दे रखा था कि कभी भी कहीं भी अगर किसी को न्याय का फरियाद करना हो, आकर न्याय की जंजीर खींच सकता है और न्याय की बात कर सकता है। क्लियर है? बहुत स्ट्रॉन्ग व्यवस्था थी। स्थानीय स्तर पर कौन था? मीर बहल और काजी, 2 अधिकारी हुआ करते थे, मीर बहल और काजी। मीर काजी का काम क्या था? तहकीकात करना, इन्वेस्टिगेट करता था काजी, और मीर बहल उस पर क्या करता था? फैसला सुनाता था। तो ये व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट थी। मीर मीर बहल और काजी का जो बहुत दिनों तक अस्तित्व में ये भी बना रहा। और उसके बाद आप देखते हो, मैंने बोला धर्म के आधार पर न्याय की व्यवस्था की गई थी। कठोर दंड का ही प्रावधान था, जिसमें अंग भंग और मृत्यु दंड भी दिया जाता था। कैपिटल पनिशमेंट तक का भी व्यवस्था किया गया था। मतलब खून के बदले खून, हमारे के किस्सा से बहुत सारा शब्द आप पढ़ोगे मुगल प्रशासन पर किताब, तो आपको बहुत सारा शब्द मिलेगा कि जो मतलब सजा का नाम था, जैसे किस्सा था, खून के बदले खून। यदि कोई किसी ने खून किया तो उसका भी खून कर देना है, इस तरह की व्यवस्था किया गया है। तो मुगल प्रशासन इस मामले में, न्याय प्रशासन के मामले में भी सही था, और यही कारण था कि ब्रिटिश बहुत दिनों तक इसको डिस्टर्ब नहीं किया और यही कंटिन्यू रह गया। मैंने आपको कल ही बताया था कि ये जो फौजदारी व्यवस्था, दीवानी व्यवस्था वगैरह का अगर हम ब्रिटिश प्रशासन में न्याय प्रशासन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बहुत दिनों तक यही व्यवस्था कंटिन्यू रहा, और बहुत बाद में जाकर जब ब्रिटिश शासन भारत में पूरी तरह कंसोलिडेट कर गया, तब अपनी व्यवस्था को उसने थोड़ा बहुत बदलाव लाया और उसको एकोमोडेट किया। नहीं तो शुरू में उन्होंने जो था उसको चल दिया कि जो चल रहा है उसको चलने दो, उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। तो इस प्रकार आपने देखा भारतीय प्रशासन के मुगल का प्रशासन में किस प्रकार भारतीय प्रशासन का मतलब विकास हुआ, समझ रहे हैं, और बहुत बेहतर प्रभाव बनाए रखा। मुगल शासन का प्रशासन
का जो स्वरूप है आप इस प्रकार का बहुत उच्च कोटि का था। और इसमें जो कैबिनेट सिस्टम की बात कही गई, रिटिंग रिकॉर्ड सिस्टम की बात कही गई, जस्टिस सिस्टम की बात कही गई, राजस्व सिस्टम की बात कही गई, जो कहा गया, जो डेवलप किया गया, आज भी उसका उसका इम्पोर्टेंस है। आज भी उसको हम लोग वन वे और अदर वे अस्तित्व में पाते हैं। आज भी मुगल शासन काल के बहुत सारे काज व्यवहार और शब्दावली क्या है, प्रचलित है। इस प्रकार आप देखते हो कि बहुत सारा चीज जो वर्तमान में डेवलप किया गया है, उसमें वन वे और अदर वे इन्फ्लुएंस अभी भी देखने को मिलता है आपका। जैसे हेडक्वार्टर में सदर, सदर और मुफस्सिल, आपको मैं एक दिन बता रहा था सदर क्या होता है, सदर और मुफस्सिल। सदर और मुफस्सिल, सदर का मतलब होता है आपका हेडक्वार्टर, सदर हॉस्पिटल, हर जगह आप देखते होंगे ये एक सदर हॉस्पिटल होता है। और मुफस्सिल का मतलब फील्ड ऑफिस, फील्ड ऑफिस का मतलब क्या होता है, जो शहर से थोड़ी दूर गांव के आसपास में, उसको मुफस्सिल कहते हैं। हॉट स्टेट में जो होता है बाहर जो होता है उसको हम लोग मुफस्सिल कहते हैं। हमारे तो ये सब जो चीज है मुगल काल में डेवलप हुआ था और आज भी प्रचलित में बना हुआ है। अभी बहुत जगह आपको मिल जाएगा सदर, तो सदर हॉस्पिटल, सदर थाना, सदर ब्लॉक, सदर अंचल, ये सब तो आज भी इस्तेमाल। सदर बाजार, हर शहर में जाइएगा तो सदर बाजार आपको जरूर नजर आ जाएगा। तो सदर का मतलब ये होता है मुख्य। तो मुख्य जो हुआ, जो मेन होगा, उसी को सदर कहते हैं। सदर सुदूर, सदर सुदूर का मतलब होता है जो धार्मिक मामले के प्रधान होते हैं, सदर सुदूर कहा जाता है। तो सदर हर्चरी ऐसे है, इस तरह सदर, लेकिन बोलचाल टूटते टाटते ही सदर ऐसे। लेकिन हम लोग सदर सदर कहने लगे तो सदर हो गया, सदर हॉस्पिटल, इस तरह से चला। आज हमने आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस किया, वो था मुगल प्रशासन। मैं समझता हूँ कि आपको निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा। अगले क्लास में इस टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन जो आया वो डिस्कस करेंगे और फिर ब्रिटिश प्रशासन के बारे में बताएंगे। वो टॉपिक बड़ा होगा, वो बड़ा इस महीने में होगा क्योंकि भारतीय प्रशासन में सबसे ज्यादा अगर किसी शासन का प्रभाव है तो ब्रिटिश शासन का। मैंने आपको बतलाया था भारतीय प्रशासन में मूल्यों का सिलसिला सदियों पुराना है, लेकिन मौजूदा ढांचा क्या है, ब्रिटिश शासन काल में डेवलप हुआ। तो आज जितना भी चीज, केंद्र प्रशासन, राज्य प्रशासन, जिला प्रशासन, न्याय प्रशासन, लोक सेवा वगैरह वगैरह में देखते हैं, वो सब के सब ब्रिटिश काल में ही डेवलप हुए। इसलिए वो क्लास जो होगा एक दिन में तो कंप्लीट नहीं होगा, कम से कम 2-3 दिन में कंप्लीट होगा। और उसको समझना ही बहुत जरूरी है क्योंकि वो आपका बैकग्राउंड है। उसी पर वर्तमान में जिला प्रशासन टिका, उसी पर वर्तमान में प्रशासन टिका हुआ है, वगैरह वगैरह। बोलिए, कुछ बोल रहे हैं आप? हेलो, यस सर। क्या बोल रहे, बोलो। कुछ नहीं सर। मैं शिवानी कुछ बोल रही थी। मुगल प्रशासन में नो मैंने सर। अभी, मुगल प्रशासन में मैंने अभी आपको जो बतलाया, आपको समझ में आया? यस सर। अगर आपसे कोई पूछता हो कि अकबर और अशोक में सबसे बेहतर शासक कौन था तो क्या बोलेंगे आप? सर दोनों अपने अपने टाइम पे बेस्ट थे। हाँ, ये सही आंसर है, ये डिप्लोमेटिक आंसर है। अच्छा, समझ रहे तो आप किसी के पक्ष में जाने का मतलब है अपने आप को उलझाना, है कि नहीं? तो यस जैसे सर। ठीक है ना। और आप देखते हो कि वर्चुअली मतलब एक क्वेश्चन पूछता जाएगा, मुगल प्रशासन को सैनिक प्रशासन क्यों कहा जाता था? सर क्योंकि सर ये केंद्रीकृत था और इसमें सर सेना को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि सेना की वजह से ही मतलब केंद्रीकृत है हम्म। और था। सैनिक प्रशासन और असैनिक प्रशासन दोनों क्लब था। यानी जो सिविल सर्वेंट होते थे उनका नाम सैनिक लिस्ट में भी होता था, और जब युद्ध होता था तो उनको युद्ध में भी योगदान देना पड़ता था। प्लस मनसबदारी व्यवस्था था, जिसमें सैन्य प्रशासन और असैन्य प्रशासन दोनों को मिला दिया गया था। इस तरह से पूरा का पूरा शासन जो था वह क्या था, आपका सैनिक स्वरूप का था। ठीक है, दिस इज द बेसिक। यस सर। ठीक है, तो ये अभी मैं आपके साथ डिस्कस, और कुछ पूछना है? ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग मिलते हैं कल, परसों मिलूंगा, कल तो नहीं मिलेंगे, सोमवार को मिलेंगे अपने समय पे। ठीक है, ओके सर। ओके बाय। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।